भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीएनएस कहते हैं। बीएनएस का बिल नंबर 173 है, जिसमें चैप्टर 20 है और सेक्शन की जहाँ तक बात किया जाए तो 358 है। हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 1 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 में 3 सेक्शन दिए गए हैं, जिसके पहले सेक्शन में संहिता का नाम, प्रारंभ और विस्तार दिया गया है। सेक्शन 1 को 6 भागों में बांटा गया है। पहले भागों में संहिता का नाम दिया गया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाता है। यहाँ संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है, मतलब कि यहाँ 2023 जो है उसका पूरा नाम है। जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे अपने आईडी के आगे कोई नंबर अंकित करते हैं तो वो पूरी आईडी का नाम होता है, उसी तरह यहाँ संहिता का पूरा नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। भाग 2 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति के द्वारा इसे स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन यह अभी तक पूरे भारत में लागू नहीं हुआ है। आते हैं भाग 3 में। अगर कोई इंसान भारत की जमीन पर अपराध करता है तो उसकी सज़ा बीएनएस के आधार पर ही मिलेगा, चाहे वो अपराधी किसी भी देश का हो, भारत का हो चाहे वो किसी अन्य देश का हो। भाग 4, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का है और वो दूसरे देश में अपराध करता है लेकिन भारत में आकर छिप गया है तो उसकी सज़ा बीएनएस 2023 के अंतर्गत ही मिलेगा। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई नेपाल का व्यक्ति है और वो श्रीलंका में अपराध करता है, लेकिन वो भारत में आकर छिपा है तो उसकी सज़ा बीएनएस के अंतर्गत ही दी जाएगी। भाग 5 में बताया गया है कि यह संहिता इन पर भी लागू होगी, जैसे कि 1 नंबर में अगर कोई व्यक्ति भारतीय है और वो दूसरे देश में जाकर अपराध करता है तो जब वो पकड़ा जाएगा तो उसे भारत की ही सज़ा बीएनएस 2023 के अंतर्गत दी जाएगी। दूसरे में बताया गया है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट है या पानी वाला जहाज, जिसे वेसल कहते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन भारत में हुआ है, तो अगर उसमें कहीं भी बीच में या किसी दूसरे देश के तटीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रकार का अपराध होता है तो उसकी भी कार्रवाई बीएनएस के द्वारा ही की जाएगी। तीसरे में बताया गया है कि अगर कोई कंप्यूटर के द्वारा अपराध होता है, जैसे हैकिंग हो, तो और वो भारत के अंतर्गत है तो उसकी भी सज़ा बीएनएस 2023 के अंतर्गत होता है। समझने के लिए मान लीजिए कि मोबाइल के द्वारा ओटीपी के द्वारा पैसे का गमन करना या किसी तरह के सॉफ्टवेयर या एटीएम मशीन के द्वारा पैसे की गमन या किसी तरह का अपराध करना जो हो वो भारत के अंतर्गत ही माना जाएगा। भाग 6 में बताया गया है कि यह संहिता इनको प्रभावित नहीं करेगी, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत बताया गया है कि आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट तथा नेवी एक्ट का अपना खुद का एक एक्ट होता है जिसके तहत इन पे कार्य होगी और यह संहिता में बीएनएस की लागू नहीं की जाएगी। सेक्शन 2 में डेफिनीशन दिया गया है, जिसकी संख्या 39 है। पहला नंबर, एक्ट, जिसे हिंदी में कार्य कहते हैं। चाहे कोई कार्य एक बार किया गया हो या एक ही कार्य को बार बार श्रृंखला में किया गया है तो उसे हम एक्ट कहते हैं। जैसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक थप्पड़ किसी को मारे या लगातार कोई 1-2 थप्पड़ मारे, ये सभी की सज़ा एक ही होगी। उदाहरण के लिए दूसरा समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी के घर में चोरी करता है। चोरी में वो पैसे चोरी करता है, फिर वो घड़ी चोरी करता है, फिर वो कुछ गहने चोरी करते हैं। इन सभी मामलों में चोरी की मुकदमा एक ही होगी। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में एनिमल दिया गया है। एनिमल को हिंदी में जानवर कहते हैं, मतलब कि इंसान को छोड़कर जितने भी जीव जंतु हैं वो एनिमल हैं, चाहे वो पक्षी हो या जलीय जीव, कोई भी जीव जंतु एनिमल है। तीसरे नंबर पर चाइल्ड दिया गया है,
जिसे हिंदी में बालक कहते हैं। बीएनएस के अंतर्गत चाइल्ड की परिभाषा में बताया गया है कि 18 से कम उम्र की आयु के बच्चे को चाइल्ड कहा जाता है। चौथे नंबर में काउंटरफिट दिया गया है। काउंटरफिट को हिंदी में नकली या कूटकरण कहते हैं। इसे समझने के लिए बीएनएस के द्वारा बताया गया है कि काउंटरफिट का मतलब कोई भी चीज़ नकल करके बनाई गई हो जैसी वो है, वो काउंटरफिट कहलाती है। ज़रूरी नहीं है कि काउंटरफिट से जो चीज़ें बनाई गई है वो सेम की सेम हो, थोड़ा हल्का फुल्का अंतर भी हो तो भी वो काउंटरफिट ही कहलाती है। 5वें नंबर पर कोर्ट दिया गया है। कोर्ट को हिंदी में न्यायालय कहते हैं। अगर कोई ऐसी जगह जहां जज न्याय का कार्य कर रहे हैं वो जगह कोर्ट कहलाती है। 6ठे नंबर पर डेथ की परिभाषा दी गई है। डेथ को हिंदी में मृत्यु कहते हैं। अगर किसी जगह डेथ लिखा है इसका मतलब इंसान का डेथ समझा जाएगा। डेथ के पहले अगर किसी एनिमल या किसी का नाम अंकित किया गया है तो वहाँ पर उस चीज़ का डेथ समझा जाएगा। 7वें नंबर पर डिसऑनेस्टी की परिभाषा दी गई है, जिसे हिंदी में बेईमानी कहते हैं। जो कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करे जिससे किसी की प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सके, मतलब गलत तरीके से प्राप्त की गई संपत्ति डिसऑनेस्टी कहलाती है। मान लीजिए कि कोई मांग कर आपसे कोई चीज़ें लेके जाता है, फिर उसे वापस नहीं करें तो उससे प्रॉपर्टी की नुकसान होती है, इसे ही डिसऑनेस्टी कहते हैं। 8वें नंबर पर डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है। डॉक्यूमेंट को हिंदी में दस्तावेज कहते हैं। हर वो चीज़ जो लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है, जैसे मंदिर में लिखा हुआ श्लोक, चित्र, पेपर आदि। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ पर किसी तरह का कोई लिखी हुई चीज़ें होती हैं और उसे हम एक फ़ोटोग्राफ्स के माध्यम से शूट करते हैं तो वो भी एक डॉक्यूमेंट है। पेपर पर लिखी हुई कोई भी चीज़ एक डॉक्यूमेंट कहलाती है। 9 नंबर में फ्रॉडुलेंटली की परिभाषा दी गई है, जिसे हिंदी में कपटपूर्वक या धोखा कहते हैं। सच को छुपाकर झूठ बोलना ही फ्रॉडुलेंटली कहलाता है, जिससे उस व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, ख्याति या संपत्ति का नुकसान हो। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब हम कोई सब्जी खरीदने जाते हैं और ताज़े सब्जी खरीदते हैं, लेकिन सब्जी वाले ने उसमें पुराना सब्जी डालकर बेच देता है, मतलब कि वो धोखा देता है, इसे ही फ्रॉडुलेंटली कहते हैं। 10 नंबर में जेंडर की परिभाषा दी गई है, जिसका हिंदी लिंग होता है। मतलब कि जिस जगह लड़की या लड़का को एक ही बराबर में रखा गया है तो वो जेंडर कहलाता है। जैसे डाकू, डाकू लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, परंतु शब्द जो है वो पुरुष वचन है। मतलब कि पुरुष वचन का शब्द जहाँ इस्तेमाल होता है वो जेंडर कहलाता है। 11 नंबर पर गुड फेथ की परिभाषा दी गई है, जिसे हिंदी में सद्भावपूर्वक या गलत इरादा ना रखना होता है। गलत इरादा ना रखकर किया गया कोई भी काम गुड फेथ होता है। साफ सुथरा सोच से, बिना किसी आपराधिक सोच से किया हुआ काम गुड फेथ होता है। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को करंट लगा है और उसे कोई बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बचाने के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम गुड फेथ कहते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा बचाया हुआ कार्य जो होता है वो गलत इरादे से नहीं किया हुआ होता है। 12 नंबर पर गवर्नमेंट की परिभाषा दी गई है, जिसे हिंदी में सरकार कहते हैं। भारत देश में 2 ही सरकार मानी जाती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तीसरी कोई सरकार नहीं है। 13 नंबर पर हार्बर की परिभाषा दी गई है, जिसे हिंदी में संश्रय या शरण देना कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति को बचाने के लिए की गई मदद को हार्बर कहते हैं, जिससे कि वो पकड़ा ना जा सके। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। अगर किसी अपराधी को फरार है और उसकी हम मदद करते हैं, जैसे कपड़े देना, वाहन देना या घर में छिपाना या बाहर भेजने के लिए टिकट देना, ये सब हार्बर के अंतर्गत आता है। 14 नंबर पर परिभाषा दिया गया है इंजुरी,
इंजरी का हिंदी होता है नुकसान। किसी भी इंसान को मेंटल या फिजिकल दी गई चोट इंजरी कहलाती है। जैसे मानहानि करने पर मेंटल होता है, वही थप्पड़ मारने पर फिजिकल होता है। 15 नंबर पर इलीगल की परिभाषा दी गई है। इलीगल क्या हिंदी गैर कानूनी या अवैध होता है। हर वो काम इलीगल होता है जो भारत के अंदर अपराध माना जाता है, मतलब सरकार के विरुद्ध किया हुआ काम इलीगल होता है। 16 नंबर पर जज की परिभाषा दिया गया है। जज का हिंदी होता है न्यायाधीश। जो भी इंसान न्याय देने का काम करता है वो जज कहलाता है। 17 नंबर पर लाइफ की परिभाषा दी गई है, जिसे हिंदी में कहते हैं जिंदगी। अगर किसी जगह लाइफ लिखा हुआ है तो उसे इंसान की ज़िंदगी माना जाता है, और लाइफ से पहले किसी का नाम लिखा हो, चाहे वो किसी जानवर का हो, तो उसकी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। 18 नंबर पर लोकल लॉ की परिभाषा दी गई है, जिसे हिंदी में स्थानीय विधि कहते हैं। ऐसा कानून जो पूरे भारत में ना लागू होकर किसी विशेष क्षेत्र पर लागू हो, उसे ही हम लोकल लॉ कहते हैं। जैसे पंचायती कानून, काऊ एक्ट इत्यादि। 19 नंबर पर मैन की परिभाषा दिया गया है, जिसे हिंदी में पुरुष कहते हैं। प्रत्येक पुरुष जाति को मैन कहा जाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, एक दिन के लड़का हो या बड़ा बूढ़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। 20 नंबर पे मंथ एंड ईयर की परिभाषा दी गई है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कानून में इसकी मान्यता दी गई है। 21 नंबर पे मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, जिसे हिंदी में चल संपत्ति कहते हैं। ऐसी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे बाइक, कार, मोबाइल, ये सभी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाता है। 22 नंबर पे नंबर की परिभाषा दिया गया है, जिसे हिंदी में हम संख्या कहते हैं। मतलब कि जब तक क्लियर ना हो कि एक वचन है या बहुवचन, इसे नंबर नहीं माना जाता। 23 नंबर पे ओथ की परिभाषा दिया गया है। इसे हिंदी में शपथ कहते हैं। कानून के द्वारा बताए गए स्थान पर प्रतिज्ञान लेना ही ओथ कहलाता है। 24 नंबर पे ऑफेंस की परिभाषा दिया गया है, जिसे हिंदी में अपराध कहते हैं। प्रत्येक वो कार्य अपराध है जिसमें सजा देने की प्रावधान दिया गया है। 25 नंबर पे ओमिशन, जिसे हिंदी में लोप या लापरवाही कहते हैं। ऐसा कोई काम जिसे किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी के साथ दिया गया है, लेकिन वो उस काम को जिम्मेवारी के साथ ना कर लापरवाही के साथ करता है, तो उसे ओमिशन बोलेंगे। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। पुलिस को एफआईआर करने की जिम्मेवारी दी गई है, लेकिन वो उस काम को लापरवाही के साथ करे तो वो ओमिशन होगी। 26 नंबर पर पर्सन के बारे में बताया गया है। पर्सन को हिंदी में हम व्यक्ति कहते हैं। हर वो इंसान पर्सन है जिसका नाम नहीं पता हो। 27 नंबर पर पब्लिक के बारे में बताया गया है। ऐसे भीड़ जिसके नाम नहीं पता हो पब्लिक कहलाता है। 28 नंबर पर पब्लिक सर्वेंट के बारे में बताया गया है। पब्लिक सर्वेंट का मतलब होता है लोक सेवक। बता दें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी ऑफिसर हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। जितने भी जज हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। कोर्ट में काम करने वाले व्यक्ति, कोर्ट की मदद करने वाला व्यक्ति, कोर्ट के मीडिएटर जैसे रिपोर्ट बनाने वाला व्यक्ति, को जिसे गिरफ्तारी करने का पावर हो, ऐसा ऑफिसर जिसे क्राइम रोकने की बात करता हो, या ऐसे व्यक्ति जो दस्तावेज का काम करता हो, या ऐसा ऑफिसर जो जनता की भलाई के लिए काम करता हो, चुनाव में काम करता हो। हर वो इंसान सरकार से जो सैलरी लेता है या कमीशन लेता है वो पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। 29 नंबर पर रीजन टू बिलीव के बारे में बताया गया है, जिसे हिंदी में हम विश्वास के कारण कहते हैं। ऐसा साबुत जो विश्वास का कारण होता है। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास चाकू मिल जाता है और उसी चाकू से कोई हत्या की गई होती है, तो उसे हम विश्वास के कारण कहते हैं। 30 नंबर पर स्पेशल लॉ के बारे में बताया गया है, जिसे हम विशेष विधि भी कहते हैं। ऐसा कानून जो किसी विशेष अपराध पर ही लागू होता है, उसे हम स्पेशल लॉ कहते हैं।
जैसे दहेज की मांग हो तो डॉरी एक्ट, शराब से संबंधित हो तो एक्साइज एक्ट इत्यादि। इसमें बीएनएस में उसके लिए कोई अलग कानून नहीं बना है। 31 नंबर पर हम वेलेबल सिक्योरिटी के बारे में समझते हैं, जिसका हिंदी में हम मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। ऐसा लॉ जो प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है उसे हम वेलेबल सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे चेक अपने कपड़े खरीद कर उसका बिल वेलेबल सिक्योरिटी होता है। इंश्योरेंस का कागज़ वेलेबल सिक्योरिटी होता है। पैसे से जुड़ी हुई हर वो कागज़ वेलेबल सिक्योरिटी होती है। 32 नंबर पर वैसल के बारे में बताया गया है। वैसल को हिंदी में हम जलयान कहते हैं। हर वो चीज़ जो पानी के अंदर चलती है उसे हम वैसल कहते हैं, जैसे पनडुब्बी, शिप, नाव इत्यादि। 33 नंबर पर इंटेंशन के बारे में बताया गया है, जिसे हिंदी में स्वेच्छा या जानबूझ के कहलाता है। ऐसा कोई कार्य जो सोच समझ कर किया गया होता है उसे हम इंटेंशन कहते हैं। 34 नंबर पर बिल के बारे में बताया गया है। बता दें कि बिल जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का वारिस बनाकर दिया जाता है, जिसे बिल कहते हैं। हिंदी में इसे हम वसीयत दस्तावेज अभिप्रेत भी कहते हैं। 35 नंबर पर वुमेन के बारे में बताया गया है। वुमेन को हम महिला कहते हैं। किसी भी आयु की स्त्री को हम महिला कह सकते हैं। 36 नंबर पर हम रॉन्गफुल गेन के बारे में समझेंगे, जिसे हिंदी में सदोष अभिलाष कहते हैं। गलत तरीके से प्राप्त की गई संपत्ति को हम रॉन्गफुल गेन कहते हैं। 37 नंबर पर हम रॉन्गफुल लॉस के बारे में समझेंगे, जिसे हिंदी में सदोष हानि कहते हैं। बता दें कि अगर कोई दूसरे व्यक्ति के कारण अगर किसी व्यक्ति को लॉस होता है तो उसे हम रॉन्गफुल लॉस कहते हैं। 38 नंबर पर गेनिंग रॉन्गफुली एंड लॉसिंग रॉन्गफुली के बारे में बताया गया है, जिसे हिंदी में हम सदोष अभिलाभ प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना, इन दोनों के बारे में ही बताता है। 39 नंबर पर अदर डिफाइंस के बारे में बताया गया है कि जितने भी बीएनएस आईटी के अंदर जितने भी परिभाषा दी गई है उसमें यही डेफिनेशन लगेगा। सेक्शन 3 में साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बताया गया है, जिसे जनरल एक्सप्लेनेशन कहते हैं। बता दें कि इसे समझने के लिए हमें एक एक कर समझना पड़ता है। पहले पर अगर कोई चीज़ बीएनएस के चैप्टर 3 में बताया गया है वो मान्य है, जैसे किसी को बता दिया गया कि उसे 7 साल की सज़ा दी गई है तो वो 7 साल की ही सज़ा होगी। दूसरे में बताया गया है कि अगर एक पोस्ट का मतलब क्लियर कर दिया गया है तो वो पोस्ट का मान्य होगा। तीसरे में बताया गया है कि हस्बैंड अपने प्रॉपर्टी को दे दिया है तब भी उसकी प्रॉपर्टी हस्बैंड की ही होगी। चौथे में बताया गया है उन्मिशन के बारे में। अगर किसी व्यक्ति को काम करने के लिए दिया गया है और वो काम करने में लापरवाही करता है तो उसे हम उन्मिशन कहते हैं। पाँचवें में कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया गया है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही तरह का काम करते हैं, एक ही विचार पे करते हैं तो उसे हम कॉमन इंटेंशन कहते हैं। छठे नंबर बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध थोड़ा थोड़ा करके करता है तो वो उसी तरह अपराधी माना जाएगा। छठे नंबर बताया गया कि अपराध करने में अगर किसी की कोई मदद करता है तो उसे हम उसी तरह का अपराधी मानेंगे जैसे वो पहले वाला अपराधी होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बैंक लूटने के लिए किसी व्यक्ति से चाबी बनवाता है और उस व्यक्ति को ये बात पता है कि यह चाबी बैंक के लिए बना रहा है और उसकी मदद करता है तो वो भी उतना ही अपराधी है जितना बैंक लूटने वाला अपराधी है। अगले नंबर पर हम सीखेंगे सेपरेट इंटेंशन के बारे में। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं लेकिन उनका इरादा अलग अलग होता है तो उनकी सज़ा भी अलग अलग होगी।